Hello, everyone, and welcome to today's insightful session regarding the education process with Manoj Bisarthi sir of Ascent Career Point. Thank you so much, sir, for joining us today. थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू अनुष्का। आज हम एसेंट की जर्नी और बच्चों के सिलेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। So, let us know that how your success started and how you started your coaching. देखो अनुष्का, इसकी जर्नी बहुत लंबी है। ये बात है 1998 की, जब मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ था। और बहुत सारे बच्चों के मतलब उस टाइम पे सपने होते हैं कि मैं इंजीनियरिंग से करके जॉब करूँगा या इधर आगे फर्दर स्टडीज़ एमटेक करेंगे। मेरा पर्सनल जो खुद का सपना था वो आईईएस और एमटेक करने का था। बट एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे को खुद को भी नहीं पता होता है कि हम लाइफ में आगे हमारी जर्नी कहाँ जा रही है, हम क्या करेंगे। हम सिर्फ हमारे प्रयास कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाला देखता है। तो एक ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आई थिंक जुलाई में, मेरे 7 जुलाई के आसपास ख़त्म हो रहे थे। और मैं जस्ट पापा से कह रहा था, पापा मैं आईईएस की तैयारी करूँगा, साथ साथ में गेट की तैयारी करूँगा। और मीनवाइल उसी टाइम पे मैं सारा डिसीजन कर ही रहा था, इतनी देर में एक अजीब सी घटना घटती है जो शायद लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कौन सी फिल्म स्टोरी चल रही है, क्या चल रही है, मुझे भी नहीं पता। तो मेरे सीनियर बॉस हैं, ही इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन जोधपुर, रामनिवास चौधरी। और ये अपेक्स स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल के बहुत बड़े ऑनर हैं वहाँ पर। वो अचानक मेरे घर पर आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मनोज, तुम मैंने मेरे साथ चलो, मैंने एक कोचिंग स्टार्ट की है, उसमें तुम मैथमेटिक्स पढ़ा देना। मैंने कहा बॉस, मैं पढ़ाने के फील्ड में नहीं आना चाहता। फिर भी उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं तुम्हें रहने खाने का सारा वहाँ सुविधा दूंगा, और उसके बाद तुम हमारी आईएएस की तैयारी जो तुम कर रहे हो साथ साथ कर लेना, एक क्लास लेनी है तुमको। मैंने कहा ठीक है सर। मैं पापा से पूछा, पापा ने कहा ठीक है, साथ साथ तेरी जॉब भी प्रोफाइल हो जाएगा, पैसे की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और तुम जाओ, अच्छा है। मैंने ये डिसीजन लेके वहाँ से जोधपुर चला गया। तो जोधपुर जैसे ही मैं पहुँचा, मुझे एक क्लास लेनी थी, 7-8 स्टूडेंट्स थे। अब आप, मेरा एक पर्सनल वो था कि चाहे 5 बच्चे हों चाहे 7 बच्चे हों, आपको बच्चों के साथ ऐसा काम करना है कि बच्चा आपका दीवाना हो जाए। तो मैं खुद कोटा का रहने वाला और मेरे को पता है कोचिंग ये कैसे है। तो मैंने एक क्लास लेने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करी, शुरू के 7 दिन। और पढ़ने के बाद मैं इतनी तैयारी करी, मेरे को इतना पता था बच्चा कहाँ पर रुकता है, कौन सी प्रॉब्लम्स पे अटकेगा, एक्चुअल में बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त एकदम से अजीब सी शक्ति ने एहसास दिलाया। मैंने 7 बच्चों से क्लास स्टार्ट करी, और क्लास स्टार्ट करने के बाद मैं एक 6 दिन के अंदर एक फीडबैक देखता हूं कि बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगने लगा बहुत, और मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं इसी फील्ड के लिए बनाऊं, मुझे भी नहीं पता। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, बच्चों को पढ़ाता गया, बच्चों से बॉन्डिंग बनी। आप बिलीव करेंगे, 15 से 20 दिन में 7 बच्चों से 40 बच्चों की क्लास बन गई। और ये देखकर मेरे को कहीं ना कहीं एक एहसास हुआ कि नहीं, मेरे को शायद हो सकता है ऊपर वाला इसी फील्ड में लाने का प्रयास कर रहा है। बस यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद फिर मैं मैथमेटिक्स पहला स्टार्ट किया था मैंने। तो सर, जोधपुर के सफर के बाद आपने एसेंट को कैसे अपना करियर बनाया? देखो, एसेंट की भी एक बड़ी अलग स्टोरी है। मैं मतलब जोधपुर में एक, आप बिलीव करेंगे, एक भाटी टी स्टॉल होता है। कॉलेज के ज़माने में हम जैसे थड़ी पे चाय पीते थे, ऐसे मैं भी चाय पीने वहाँ सवेरे सवेरे जाता था। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया आता था अपना। उस टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट नाम का एक पेपर भी आता था, शायद आपको पता होगा। उसमें जॉब सर्च करते थे उस टाइम के इंजीनियर्स। मैं वहाँ चाय पीते पीते जॉब सर्च कर रहा था, तो एक एसेंट नाम देखा, तो मेरे एक दिमाग में क्लिक आया कि ये पढ़ाने में तो ठीक है, हो जाएगा। अगर कभी मैंने कोचिंग डालने की सोची और जॉब नहीं मिली, या मेरा मूड हो गया कि मुझे इधर ही आना है, तो मैं एसेंट नाम रखूंगा। ये जर्नी वहाँ से शुरुआत हुई, एक चाय की स्टॉल से। फिर उसके बाद में बहुत होम सिकनेस थी मेरी, मैं दिवाली पे कोटा आया।
और मेरे को रहा नहीं जाता था अकेला। मैं हमेशा परिवार के बीच में पला बड़ा हूँ, तो मैंने तय नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर। फिर उसके बाद मैंने आईएएस की तैयारी करी, और आईएएस की तैयारी के साथ-साथ जब सब चीज़ें हो गई, सिलेक्शन वलेक्शन, उसके बाद एक और घटना घटी कि जब मुझे पता लगा कि इस जॉब में तो 16,400 रुपए सैलरी मिलती है, तो मेरे मन ने कहा 16,400 में मैं मर्सिडीज़ कैसे लाऊँगा? ये मेरा एक अजीब-सा ड्रीम बोलो या मेरी मतलब आकांक्षाएँ बोलो, व्हाटएवर जो भी है। तो मैंने उसके बाद वहाँ भी लीव किया, और फिर मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर जो टैलेंट है शायद मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने फिर कोचिंग खोलने की सोची, एंड नाउ मूव टू उदयपुर। और ये सब श्रीनाथ जी की कृपा है कि मैं नाथ द्वारा दर्शन करने आया था, और दर्शन करते हुए मैं उदयपुर को एक बार देख कर गया, जैसे ही फतेह सागर गया, मैंने कहा दिस इज़ द प्लेस जहाँ शायद मेरे को कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मैंने एसेंट नाम रखा, और 1999 24 जून को मैंने एसेंट के शुभारंभ कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सब कुछ अच्छा हुआ, बहुत सारी हर्डल्स आई। मैं मेरे एक साथ में इंजीनियरिंग में जूनियर था, उसको मैंने फिजिक्स के लिए बुलाया था, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और केमिस्ट्री का एक और बंदा था, हमने स्टार्ट कर दिया। बट जैसे ही शुरुआत करी, तो हर इंसान के अंदर एक फितरत होती है कि जल्दी से जल्दी कामयाबी मिल जाए, लेकिन बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के कभी कामयाबी नहीं मिलती है। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं काम कर रहा था, इतने में जो मेरे साथ का था उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना था, एंड ही लीव। वापस से मैं वहीं पर आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। फिर मैं उसके बाद कोटा गया। कोटा जाने के बाद मैं बाहर खड़ा हुआ था, अचानक एक और घटना घटती है जो मुझे शायद शेयर करनी चाहिए। मैं बिल्कुल हताश खड़ा हुआ था, इतनी देर में मेरे सीनियर बॉस हैं मनीष जैन, वो शाम को मेरे घर के वहाँ से गुजरते हैं, जो शायद मेरे ख्याल से 4 साल में 2 बार मिले होंगे। उसी दिन वो मिले, और मिलने के बाद उन्होंने बोला, "क्या कर रहा है मनोज?" मैंने कहा, "बॉस, मैं थोड़ा-सा कोचिंग खोला था, लेकिन मेरे को फिजिक्स की प्रॉब्लम आ गई, वो लड़का छोड़ के चला गया।" तो उन्होंने सिर्फ़ एक ही वर्ड बोला कि, "यार, मैं भी अभी फ्री हूँ, मैं भी फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, पार्टनर बन के।" मैंने कहा, "गुड।" और फिर वहाँ से हमारी एकदम से एसेंट की काया पलट हुई। मनीष जैन उदयपुर आए, इंजीनियरिंग मेरे छोटे भाई की कंप्लीट हो गई थी, वो भी उदयपुर आ गया केमिस्ट्री के लिए, और यहाँ से हमारी तिकड़ी बनी मनोज बिसारती, मनीष जैन एंड मुकेश बिसारती, और ये पूरी जर्नी फिर हमने शुरुआत करी एसेंट करियर पॉइंट की। और पहले साल 1990 मुझे अच्छे से याद है, 17 बच्चे थे हमारे पास। हमने एक-एक बच्चों के साथ 1 टू 1 दिन और रात मेहनत करके 17 के 17 बच्चे हमने सेलेक्ट करवाए थे, जिसके अंदर हमारी पहली जो टॉप रैंक थी वो 5th रैंक थी एससी गर्ल्स की, और 27 रैंक थी हमारी पंकज की जो जनरल बॉयज़ की थी। मतलब वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट, 17 बच्चों में भी आप टॉप रैंक लेके निकाले। बस जर्नी शुरू हो गई, उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अनुष्का, उसके बाद हमने मेहनत करना शुरू किया, और आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट मैं आपको बताऊं, 2002 की बात है, जब रिसेंटली मेरी शायद 2002 में मैरिज हुई थी, और हमने उस साल शायद बच्चों के साथ इतनी मेहनत करी थी, 1 टू 1 बच्चों को लेके बैठे रहते थे रात को 10-10 बजे तक, बच्चों के साथ प्रॉब्लम बताना, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, कैसे तुम इसको हटाओगे, बहुत कुछ किया। और आप ये देखेंगे, उस साल हमारा शायद इतना बेहतर रिजल्ट आया, टॉप 10 में 4 रैंक थी, 4th रैंक आज मुझे नाम याद है, नरेश बानावत। 5th रैंक थी हमारे आशीष में था, जो आलोक जैन स्कूल का था, और 7th रैंक और 8th रैंक, ये 4 टॉप 10 में रैंक। अब एक चीज सोचिए, छोटा सा उदयपुर, उसमें से थोड़े से बच्चे, और उन थोड़े से बच्चों में राजस्थान में टॉप 4 रैंक लाके दे रहे हो आप, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। यहां से हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, शायद यही वो चीज थी जिसको मैं हासिल करना चाहता था। और मैं खुश, बच्चों के चेहरे पे जो खुशियां मिलती थी, उसका कोई मतलब थॉट ही नहीं है कोई दूसरा सेकंड। तो सर, आप मैथमेटिक्स से फिजिक्स पे कैसे शिफ्ट हुए? मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? मेरी हर क्वेश्चन पे एक स्टोरी है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। अर्ली 2000s में जब मैं, उस वक्त क्या था, इंजीनियरिंग का और पीईटी का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। और जब मैं
मैथ्स पढ़ा रहा था उस टाइम पे एक बड़ी अजीब देखा कि मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके एक तो सिलेक्शंस बहुत कम, 700 सीट होती थी, और उसके बाद सिलेक्शंस तो कम हो ही रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है उन बच्चों को, जब मैंने एक बार देखा कि भाई आपके सिलेक्शंस में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो बोला सर फिजिक्स। मतलब फिजिक्स, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो एक अलग सी मेरे अंदर स्पार्किंग हुई, अपने आप ही हुई, मुझे भी पता नहीं क्यों हुई, किस लिए हुई। तो 2006-7 की बात है, मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट द मेडिकल। तो मेडिकल स्टार्ट किया। उस वक्त मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा था, कोई और पढ़ा रहे थे। फिर बायोलॉजी भी मैं किसी को लेकर आया, थोड़ा सा चला, बट पहले साल कोई रिजल्ट नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग। 2007 में मैंने वापस से बच्चों के साथ बैठे, बातचीत हुई, बिकॉज मैं मैथमेटिक्स के था, इंजीनियर था, तो मुझे नॉलेज नहीं थी। स्टार्ट हुआ, लेकिन दूसरे साल भी एक या दो सिलेक्शन हुए, वो भी बहुत पीछे की रैंक पे नहीं हुए। मैं थोड़ा चिंता में आ गया। मैंने कहा यार बेचारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो बच्चों के साथ बैठा, बच्चों ने एक चीज़ बताई कि सर फिजिक्स, और फिजिक्स में क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स वीक है। तो मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा इन बच्चों के लिए। तो मैंने उसके बाद एकदम से अपना डिसीजन लिया कि मैं मैथमेटिक्स की जगह फिजिक्स की तैयारी शुरू करूंगा। मैंने 6 महीने पूरी फिजिक्स तैयार करी। तैयार करने के बाद दूसरा मेरे सामने एक और चैलेंजिंग पॉइंट आया कि बायोलॉजी शुड बी नंबर 1, क्योंकि मैं एक उस टाइप का बच्चा हूं या उस टाइप का लड़का हूं कि मुझे हमेशा नंबर 1 रहने की आदत सी लग गई। मैं नंबर 2 पे नहीं काम कर सकता। तो मैंने कहा मेरे यहाँ अगर कोई बच्चा आया, अगर वो कह दे कि नहीं इस फैकल्टी से मजा नहीं आया, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर मैंने एक और सर्चिंग शुरू की, हु इज द बेस्ट इन बायोलॉजी। तो उस वक्त नाम चलता था डॉक्टर जीपी बिसारिया सर का। मैं जीपी बिसारिया सर के घर पे गया, उनसे बातचीत करी। उन्होंने साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं किसी कोचिंग पे ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं उनके बाद दोबारा गया, तीसरी बार गया, और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो राज़ी हो गए कि ठीक है मनोज जी, आपके साथ हम पढ़ाने को तैयार हैं, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन और आप बच्चों के साथ मेहनत करते हो। मैंने कहा सर प्लीज़। और बिसारिया सर हमसे कनेक्ट हुए 2008 के आसपास। मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। अब आप ये देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, आप सोचिए। बायोलॉजी नंबर 1 हो गई। फिजिक्स जहां बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, मैंने उस प्रॉब्लम को समझा कि इनकी प्रॉब्लम इसलिए है कि मैथमेटिक्स वीक है। तो मैंने जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें पहले उनको 1 महीना मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाई कि इनका बेस बहुत मजबूत चाहिए। जैसे ही बेस अच्छा हुआ, फिर मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू हुआ, बच्चों के साथ 4-4 घंटे बैठ के प्रॉब्लम्स करना। मैं, आप बिलीव करेंगे, हम एक टेबल पे चारों तरफ बच्चे बैठ के सिर्फ प्रॉब्लम 3-3 घंटे डिस्कस करते थे। अगर कोई भी स्टूडेंट टीचर के साथ बिल्कुल कनेक्ट होकर 1 to 1 अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, उसका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा ही होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही हमने ये जर्नी शुरू करी, बेसारिया सर ने अपना बहुत अच्छा काम किया। मैंने फिजिक्स की पूरी ताकत लगाई, छोटे ब्रदर ने केमिस्ट्री की ताकत लगाई, और इस सब का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट हुआ कि पहले ही साल 8th रैंक जनरल गर्ल्स और 11th रैंक जनरल बॉयज आरपीएमटी में हमारी रैंक आई। आप बिलीव करोगे, जो 8th रैंक प्रियंका आमेठा, मैं नाम मेरे को स्टूडेंट के याद रहते हैं, प्रियंका आमेठा, शी इज इन यूएस, पीडियाट्रिक्स है अभी, बहुत अच्छी। और एक है डॉक्टर विनोद बोकडिया, 11th रैंक। ये उदयपुर का जाना माना डॉक्टर है। आज आप शायद उदयपुर में कभी मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ही इज द एमडी मेडिसिन, उसने किया पहले आरएनटी से एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन अजमेर से, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से, और वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। तो ये अचीवमेंट आते ही मेरे अंदर अजीब सी एनर्जी आ गई, बस अब तो मेडिकल में हमें टॉप रैंक्स लानी है। और वो दिन है, वो सिलसिला शुरू हुआ। मैं कह रहा हूं आरपीएमटी में जब तक थी तब तक हर साल टॉप 10 में रैंक हम लेकर आते थे। बच्चे हमारे पास बहुत कम होते थे, बट एक अजीब सा नशा होता था, खुशी होती थी। हम कम बच्चे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके साथ एक एटमॉस्फेयर जनरेट करना, उनके साथ मेहनत करना। और गांव के बच्चे जो इतनी दूर दूर से आते हैं, सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको हमने सेलेक्ट करवाया, मतलब उसके बाद उनके जो परिवार की खुशी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो आज भी वो दिन याद करता हूं तो मुझे लगता है वो दिन बहुत बेहतर थे, जो बच्चों के साथ लगकर काम करते। तो सर,
सिलेक्शन के लिए बच्चों का क्या रोल प्ले होना चाहिए और उनके पेरेंट्स को उन्हें कैसे सपोर्ट करना चाहिए? मेरी थ्योरी बहुत अलग है। मैं बात कर रहा कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, STP, ये बच्चों को बोलता हूं। S फॉर स्टूडेंट, T फॉर टीचर एंड P फॉर पेरेंट्स। ये तीन का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो इक्वल टू सिलेक्शन। कैसे होगा इसके पीछे ही बात करते हैं। तीनों को 10 नंबर दे दो आप, और 10 नंबर में या तो तीनों अपना अपना रोल करें तो 3.3, 3.3, 3.3। स्टूडेंट का अब ये अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं। किसी का स्टूडेंट का बहुत रोल होता है, टीचर का कम रोल होता है, तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आते हैं। बट जो एक्चुअल, अगर मान लो एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो सिलेक्शन की मेन की है आपका स्टूडेंट जो है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टीचर के ऊपर फेथ होना चाहिए, और टीचर जैसा कहे वैसा वो मानने के लिए तैयार होना चाहिए। ये स्टूडेंट का पहला। क्या होता है, हम क्लास में जैसे बताते हैं भाई बच्चों ऐसा है, आज जो पढ़ाया उसको घर पे जाके इतना पढ़ना है, फिर उसको टाइमली प्रॉब्लम करना है, टाइम पे सोना भी है, 1 घंटा आपको खेल, ये टाइम टेबल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, पेरेंट्स का रोल क्या आता है? पेरेंट्स का रोल ये कि उनको बच्चों को वॉच करना चाहिए। आज बच्चा कोचिंग से घर गया, जितना उसने टीचर्स ने पढ़ाया वो घर पे उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने प्रॉब्लम्स कराई उसने करी कि नहीं करी, ये वॉच कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स में आइदर मम्मी करें या पापा, किसी एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा फिर आता है टीचर। टीचर सिर्फ पढ़ा के सिलेबस करा के अगर जाते हैं तो वो, मैं मानता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे वो टीचर अच्छा नहीं है। मैं केवल उसी टीचर को अच्छा मानता हूं जो क्लास के अंदर पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के अंदर से पूछे बेटा तेरी प्रॉब्लम क्या है। आज सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और अगर सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं तो फिर उनको सिलेक्शन क्या होगा? सिर्फ इंटेलिजेंट का सिलेक्शन होगा, बाकी बच्चों का क्या होगा? तो दे आर बैंकर्स। तो मैं ऐसी पॉलिसी पे मैं काम नहीं कर सकता। मेरे को चाहिए एक गांव का बच्चा सिंपल सा आया, पढ़ने में ठीक है, बेचारा मेहनत वो कर रहा है, वो पैसे दे रहा है, आपको फीस दे रहा है, किस कंडीशन में दे रहा है, तो उसकी जस्टिफाई होनी चाहिए फीस। तो ऐसे केस में टीचर का ये दायित्व बनता है कि बच्चे के साथ बैठ के उसका बकायदा टाइम टेबल बनाए, उसको कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ भी हो, देखो सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कई बार हम अच्छा मूड होता है, कई बार मूड खराब भी होता है। तो ऐसे केस में दो ही व्यक्ति होते हैं, बच्चा बीच में है, पेरेंट्स और टीचर के बीच में बच्चा चलना चाहिए, और ढाल होते हैं उसकी। तो अगर बच्चा थोड़ा सा भी डगमगाए तो उसको दोनों में से किसी एक से बात करनी चाहिए। अगर ऐसा वो 2 साल तक करता है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं पहले अटेम्प्ट में बच्चे का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किनका नहीं होता है ये क्वेश्चन मेन होता है, और किनका होता है। तो जो बच्चा टीचर के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करके 2 साल चलता है, पेरेंट्स के साथ पूरी देखरेख में चलता है, उस बच्चे का सिलेक्शन 100% होता है। लेकिन एक बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद 11th में एडमिशन लिया और उसके बाद साल भर तक न तो पेरेंट्स देखते हैं क्या हो रहा है, न टीचर उसके ऊपर ध्यान देता है इसने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। तो ऐसे केस में बच्चा आउट ऑफ ट्रैक जाएगा ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को अगर आप साइंस दिला रहे हो तो आपको इन 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, STP, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स। इनके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। पेरेंट्स भी हमारे को चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, बच्चे भी उतने ही चाहिए। तो सर एक चीज़ और नोटिस में आई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ सालों से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन स्टडी पे भी फोकस कर रहे हैं, तो उस पे आपका क्या सजेशन है? इसमें मैं ये कहूँगा ऑनलाइन बुरा नहीं है, हम्म, लेकिन अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन लेना ही है तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बच्चा चाहिए। आज आप यूट्यूब पे बच्चा, या मान लो उसको लैपटॉप या मोबाइल तो देना ही पड़ेगा आपको, तो मोबाइल देने के बाद वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि उसकी क्लास खत्म होने के बाद उस चीज़ को साइड में रखें। पहली चीज़ तो ये सोशल मीडिया से दूर, ये सब बातें उसको होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, एक और बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है बच्चों में, मैं बताना चाहूँगा
कि बच्चे आजकल ऑफलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूट्यूब पे या फिर कोई भी एजुकेशन ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ये गलत है। किसी एक टीचर पे भरोसा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। होता क्या है, आज आप क्लास में आए ऑफलाइन में और आपकी क्लास मिस हो गई, तो बच्चे के दिमाग में एक सेकंड थॉट होता है, मैं घर जाके ऑनलाइन पर देख लूंगा, और यही इंसान को सबसे ज्यादा धकेलता है। फोकस नहीं कर पाता किसी एक के ऊपर। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है, सेल्फ डिसिप्लिन है तो ही ऑनलाइन लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। So, sir, after covering and crossing 11th standard, and then starting 12th standard, and then also adding to it नीट और जेई जैसे एग्जाम्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में क्या-क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए? दिस इज गुड क्वेश्चन। मतलब अगर आपको 12th के साथ सेलेक्ट होना है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले इस चीज़ के लिए बहुत तैयार रहना चाहिए, स्टूडेंट को भी तैयार रहना चाहिए। क्या होता है, हमारा बेस स्टार्ट होता है 9th से। 9th और 10th में आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। कहीं आजकल एनसीईआरटी वालों ने बहुत सारी प्रॉब्लम करी दी कि एक स्टैंडर्ड पेपर होगा, एक बेसिक पेपर होगा, जबकि मैं कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे की मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कैसा भी सिलेबस, कैसा भी कोर्स करना हो, वो टॉप कर जाएगा। आप ये देखिए, कॉमर्स में भी मैथमेटिक्स चाहिए। आप ये देखिए, आपका कोई सा भी एग्जाम लो, मैथमेटिक्स ही आएगी। तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट ये, जब बच्चा 10 से 11th में आता है तो 11th और 12th 2 साल की तपस्या है। अगर आपको 12th के साथ सिलेक्शन चाहिए तो 2-4 चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। पहला चीज, डिसिप्लिन्ड वे में आपको 2 साल गुजारना है। ये नहीं होना चाहिए एक दिन तो जोश आ गया हम 15 घंटे पढ़ लेंगे, एक दिन जोश आ गया हम 3 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब कांस्टेंट पढ़ो। 11th क्लास में मैं ये कहता हूं पहले दिन कि आप स्लो स्लो अपनी स्पीड बढ़ाओ, एक साथ कोई बर्डन नहीं चाहिए मेरे को। बेसिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, दिवाली इज योर पीक टाइम, जब आपकी फुल स्पीड बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो पहला आपको मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपको स्लो और स्टडी तरीके से स्पीड बढ़ानी चाहिए पढ़ाई की। पहले 4 घंटे 8 घंटे ऐसे करके ऊपर आना चाहिए। 11th जब कंप्लीट होती है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की आती है 12th में। जैसे ही 11th का सिलेबस कंप्लीट होता है तो बच्चों के साथ एक नई चीज आती है, 12th कोचिंग वाले एकदम से जल्दी स्टार्ट करते हैं। वहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोर्स जल्दी कराना है। 12th के अंदर बच्चे के पास डबल बर्डन है। पहला बर्डन, 11th भी रिवीजन करनी है क्योंकि नीट में दोनों आती है। दूसरा बर्डन, स्कूल वालों का बोर्ड का प्रैक्टिकल है, वो भी करना है। तीसरा बर्डन, बोर्ड के प्रैक्टिकल करने हैं। चौथा बर्डन, बोर्ड के एग्जाम भी देने हैं। अगर हम ये सारे बर्डन को देखें तो आप बच्चों के लिहाज से थोड़ा सोचिए, बच्चा कितना प्रेशर में रहता है। ऐसे केस में टीचर और कोचिंग का और पेरेंट्स का और बच्चों का, इन सब का कॉम्बिनेशन काम आता है। किस तरह से प्रेशर को डिवाइड किया जाए और बच्चों को पहले से ही ये आगाह कर दिया जाए, बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इसलिए पहले सिस्टमैटिक अपने टाइम टेबल को बनाओ, और राइट टाइम पे जब अगर आप रिवीजन कर दोगे, बहुत आराम से बोर्ड के प्रैक्टिकल दो, आराम से बोर्ड दो, और उसके बाद आप मेडिकल में भी सिलेक्शन होगा। ये आराम से होगा, लेकिन प्रॉपर चैनल के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आपने, टीचर ने या किसी ने गाइड ही नहीं किया। ये फर्ज बनता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी और टीचर्स का भी कि उसको गाइड करे इस तरह से कि उसको आने वाली परेशानी जो है वो सबसे पहले टीचर देखता है। जैसे मैं देख लेता हूँ, मैं जाते ही क्लास में सबसे पहले यही बात बोलता हूँ, देखो बच्चों ये वाली प्रॉब्लम्स आपके आएगी। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वो समय गुजरता रहता है, वो सारी चीजें फेस करते हैं, फिर बोलते हैं सर बोला तो बिल्कुल सही था। तो मैं ये चाहता हूं सभी पेरेंट्स हो, सभी बच्चों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ये बहुत जबरदस्त। आप कभी नोट करना, मैं गीता का ज्ञान है, 4 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए लाइफ में। पहला, ये गीता का ज्ञान है, जैसे अपना बात करें कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है, लाइफ में आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, प्योरिटी ऑफ हार्ट, ठीक है, सच्चे मन से तैयारी करनी। तीसरा जो होता है, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर ली, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, काम कौन करेगा? तो एक्शन बहुत जरूरी है, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन। एंड फोर्थ वन,
इन सब के पीछे एक एनर्जी काम करती है, वो होता है ऊपर वाले की। इसलिए स्पिरिचुअली कॉन्शियस भी होना चाहिए। तो हमारा जो शरीर है वो बुद्धि, मन, आत्मा, ठीक है, और शरीर, इनसे पूरा का पूरा वो बनता है, और ये चारों चीजें गीता का ज्ञान है। तो मैं अगर किसी स्टूडेंट को बोलूं तो इन चार चीजों को अगर जिंदगी में फॉलो कर ले, मैं कह रहा हूं सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो सर, नीट एग्जाम में फर्स्ट वीक में है और हर साल की तरह इस साल भी आपको एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक मिलते यू। हैं नीट रिजल्ट के बाद। थैंक यू सो मच अनुष्का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बात करके। मैं नीट के बाद ज़रूर मिलना चाहूँगा और सारे हमारे सेलेक्टेड बच्चों के साथ मिलना चाहूँगा, और उनकी भी हम बातें सुनेंगे, कैसे उनकी जर्नी रही, कितनी उन्होंने हर्डल्स आए, कितनी मेहनत करी। एक सेलिब्रेशन तो बनता है। और मैं इन बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी बच्चे हैं जो नीट से इनसे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आके अगर कोई भी परेशानी है, मैं कह रहा हूँ आपके ये प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन है, व्हाटएवर, हमें इस तरह की समस्या से फेस कर रहे हैं, एनी टाइम यहाँ एसेंट आपके लिए खुला हुआ है। मैं कभी भी उन बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूं, कभी भी, किसी भी वक्त बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। थैंक यू।